गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? आज हम सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले असाइनमेंट डिस्कस करेंगे टर्म सिंबल वाली। जो मैंने आपको टर्म सिंबल वाली असाइनमेंट भेजी हुई थी वो डिस्कस करेंगे अपने phone में, साथ के साथ वो ओपन कर लो आप। अगर किसी के पास नहीं है, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ, बट वो असाइनमेंट ओपन कर लो। मैंने आपके ग्रुप्स में असाइनमेंट भी भेज दी है। जिसमें बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। टर्म सिंबल वाली असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टू पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग जेड एक्सिस आर। तो टू पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है, और नीचे आपको कॉस इनवर्स ऑप्शंस में ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको रीड करोगे, इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर एस। तो थीटा की वैल्यू एस निकालनी है फॉर एस। जो एस है वो एक एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग दी जेड एक्सिस। तो सेम केस हो गया हमारे पास कि अगर ये जेड एक्सिस है, इस तरफ हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, यहाँ पे एस है वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो वो जेड एक्सिस के अलोंग क्या बनाएगा? जेड एक्सिस के अलोंग अगर हम कंपोनेंट देखेंगे तो वो कितना बनेगा? एस जेड। और एस जेड होगा किसके इक्वल? एस कॉस ऑफ थीटा। अब एस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम एस एच कट। और एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एम एस नहीं, एस हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल एस, स्मॉल एस, एस प्लस वन एच कट कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से एच कट के साथ एच कट कैंसिल, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई एम एस बाय एस एस प्लस वन। तो अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। एस एस की वैल्यू क्या हो सकती है? एस की वैल्यू हमारे पास 1/2 पॉसिबल होती है। एस की वैल्यू हमारे पास 1/2 ही होती है ना। उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम एम एस देखेंगे, वो होता है एक -1/2। इसमें एक ऐड कर दो 1/2। तो एस की वैल्यू अगर 1/2 है, तो एम एस की वैल्यू आपके पास -1/2 और 1/2 दो वैल्यूज पॉसिबल है। तो फर्स्ट केस एस की वैल्यू 1/2, एम एस की वैल्यू -1/2 रखते हैं। सेकेंड, एस की वैल्यू 1/2, एम एस की वैल्यू -1/2 +1/2 रखते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो हमारे पास देखो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, रूट में 1/2, 1/2 +1। तो यहाँ से -1/2 नीचे क्या बन जाएगा? √3/4, ठीक है। फिर इधर हमारे पास बन जाएगा -1/2/√3/2। 4 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 से 2 कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू -1/√3 बन जाएगी। और ऐसे ही अगर आप इधर देखोगे जस्ट पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि इधर एम एस क्या है? +1/2 है। तो ये बन जाएगा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू +-1/√3। तो थीटा आ गया cos इनवर्स, आपके पास cos इनवर्स +-1/√3। तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ
रिपीट करना है? किसी स्टूडेंट ने लिखा है रिपीट करना है। आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो कि क्या चीज समझ में नहीं आई आपको इस क्वेश्चन में। मैम हो गया। हो गया है? अगर दिक्कत आती है मेरे को बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट बता देना। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट corresponding to n of an electron is, ऑप्शंस दे रखे हैं म्यू बी, ऑप्शन बी दे रखा है 2 म्यू बी, ऑप्शन सी दे रखा है √2 म्यू बी, और ऑप्शन डी दे रखा है √3 म्यू बी। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट अभी तक मैंने आपको क्लास में करवाया ही नहीं है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, अब हमारे पास तीन तरह के डाइपोल मोमेंट होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहली चीज, ये होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या है? हमारे पास एक चीज होती है डाइपोल, हमारे पास एक वर्ड होता है डाइपोल। डाइपोल हम किसको बोलते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है डी, तो हम लोग बोल देते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं? डाइपोल बोल देते हैं। और डाइपोल मोमेंट निकालना हो, अगर हमने डाइपोल मोमेंट निकालना हो, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो डाइपोल पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। अब नेक्स्ट चीज, जब हम लोग इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वर्ड डाइपोल मूवमेंट तो अभी आपको पता चल गया ना कि क्या होता है? वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। बट यहाँ पे एक वर्ड साथ में लग गया है कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, कि जब हम एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन होता है। तो जो स्ट्रेंथ होती है ना, ठीक है, कि उसको कितनी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी अलाइनमेंट होने के लिए, जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जब डाइपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वर्ड यूज होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसमें हमारे पास तीन तरह से होता है। एक होता है, अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखती हूँ स्पिन की वजह से, ठीक है, एक मैं देखती हूँ एल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल की वजह से, और एक थर्ड हमारे पास टोटल आ जाता है जे। तो हम तीन तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा म्यू एस। म्यू एस हमारे पास क्या बनेगा? म्यू एस ये बनता है -रूट में SS+1 म्यू बी। हाँ, एक मिनट, मेरे को ना एक चीज कंफर्म करने दो, एक मिनट ना।
यही बनेगा फॉर्मूला। और साथ में बी नहीं आएगा क्योंकि वो आता है एनर्जी में। तो साथ में बी नहीं आएगा, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। म्यू एस निकालने का फॉर्मूला क्या है? अगर एस है ना यहाँ पे, तो रूट में एस एस प्लस वन लिख दोगे और साथ में म्यू बी आएगा और साथ में एक नेगेटिव साइन निकल के आना है। और म्यू एल लिखना है तो डिट्टो चीज है, ऊपर वाले को देख के बस एस की जगह पे एल लिख दो। एस की जगह पे एल लिख दो। और अगर जे लिखना है तो यहाँ पे लिख दो जे। यहाँ पे आपने लिख देना है जे। तो अगर आपको पेपर में कभी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला जाए तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है। इसको लिख लो फटाफट से। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में जो लास्ट हमने लिखा है, उन्होंने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव चीज निकल के आ जाएगी, रूट एस एस प्लस वन। और बाहर क्या है, म्यू बी। तो अगर उन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक, यही है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट corresponding टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन क्या होती है? स्पिन के लिए निकालना है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो स्पिन क्या होती है? एस की वैल्यू हमारे पास 1/2। तो इसके corresponding अगर म्यू एस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो प्लस आ जाएगा रूट में एस एस प्लस वन। और बाहर क्या होता है, म्यू बी। तो यहाँ से बन जाएगा 1/2, 1/2 प्लस वन म्यू बी। तो यहाँ से आपके पास म्यू एस की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। ये बन जाएगा आपके पास 3/4 इंटू म्यू बी। तो आपके पास ये वैल्यू बनने वाली है, एक मिनट, 3/2 आना है, √3/4 इंटू म्यू बी। ये वैल्यू बनेगी। रूट √3/2 नहीं आएगा बाहर। टू आएगा, सॉरी सॉरी, मैं बोल रही हूँ टू, ये बनेगा, ये वाली चीज बनेगी। मैम ऑप्शन। ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, गलत लग रहा है मेरे को। मैं एक बार ये देख लेती हूँ। नहीं, ऑप्शंस मैच करेंगे। अब देखो मैं बताती हूँ कंप्लीट। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ये है ना। अब इसमें एक और फैक्टर आना था, इसमें एक और फैक्टर आएगा, उसको लिख लो साथ में। अगर जी का फैक्टर आना है एक, ठीक है, जी फैक्टर जो हमने लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं, एक जी का फैक्टर आता है साथ में। अगर एस है तो जी एस आएगा, अगर एल की बात हो रही है तो जी एल आएगा, अगर जे की टोटल की बात हो रही है तो जी जे आएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल फॉर्मूला ये बनने वाला है, फाइनल फॉर्मूला। जी म्यू एस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये बनने वाला है एक। अभी ये फाइनल फॉर्मूला, इसमें अभी कोई और एडिशन नहीं करवाऊंगी, ये फाइनल फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ पे जी एस है या फिर जी एल है या जी जे है, इनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, 1 + जे जे + 1 प्लस एस एस प्लस वन माइनस म्यू एल एल प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 जे जे + 1, यही होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ से अगर हमने सिर्फ एल ऑर्बिटल के लिए देखना हो, अगर हमने प्योर ऑर्बिटल के लिए देखना हो जिसमें एस हमारा 0 रहता है और एल हमारा नॉन जीरो रहेगा, तो इसके लिए जी एल की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। अगर हम लोग स्पिन के लिए बात करते हैं, मतलब एल की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू नॉन जीरो है, तो जी एस की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। सेम चीज आपने यहाँ पे देखनी है, सेम चीज आपने यहाँ पे देखनी है। हमें स्पिन के लिए बात की गई है, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। यहाँ पे क्योंकि फैक्टर में साथ में जीएस भी आएगा,
जी एस भी आएगा। तो अगर साथ में जी एस आएगा, जी एस की वैल्यू रख दो, वो बन जाएगी 2 × म्यू बी, 2 से 2 कैंसल, तो आपके पास म्यू एस बन जाएगा √3 म्यू बी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए नया फॉर्मूला है जो अभी तक हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिख लेना कि म्यू एस किसके इक्वल होता है, -√S+1 म्यू बी इंटू जी एस। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, रीड कर लो जो आपने असाइनमेंट अगर ओपन कर रखी है साथ के साथ, कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ईच ऑफ रेस्ट मास m दे रखा है, चार्ज E एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B along the z direction. Okay. The energy separation between the electron having a spin parallel and anti-parallel with the magnetic field is. तो इस क्वेश्चन में देखो, मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है इन्होंने, कि मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में अप्लाई कर रखी है। तो जैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, और कुछ चले जाते हैं एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दो तरह से मोशन होता है, ठीक है, कि जा तो कुछ इलेक्ट्रॉन पैरेलल टू दी चले जाते हैं, क्योंकि हमने दो ही चीजें की है ना, कि अगर ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई है, 1/2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एम एस की वैल्यू या तो 1/2 आएगी या -1/2। तो इसका क्या मतलब है, 1/2 है तो अप पैरेलल रहेगा, -1/2 है तो एंटी पैरेलल रहेगा, डाउन स्पिन रहेगी। तो दो ही तरह से मोशन हो सकता है, कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, या तो वो क्या जाता है, अपवर्ड जाता है फील्ड के, या फिर क्या जाता है, डाउनवर्ड जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हमने मोशन देखना हो, ठीक है, अगर वो पैरेलल है, अगर वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पैरेलल है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड में जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, मैंने क्लास में बताया था वो कितनी होती है, बताएगा कोई, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन एनर्जी किसके इक्वल होती है, G μ b mj × b। -μ.b, यही लिखवाया था। यस, ये लिखवाया था मैंने आपको। E इज इक्वल टू जो इंटरेक्शन एनर्जी है, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि जब मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो जो इंटरेक्ट करने की इंटरेक्शन एनर्जी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, -μ.b। तो यहाँ पे जो म्यू बी है वो बोहर मैग्नेटोन होता है, और बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू होती है EH/2m। अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, मैंने क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया है। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगी, तो डॉट प्रोडक्ट हटा के हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। डॉट प्रोडक्ट हटा के अगर आपके पास A.B वेक्टर होता है, तो डॉट प्रोडक्ट हटा के हम लोग कॉस थीटा ही लिखते हैं ना। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हम साइन थीटा लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट हटा के मैंने लिख दिया कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच में एंगल है, तो यहाँ पे तो ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है हमारे पास 1। तो इसकी वैल्यू आ गई इंटरेक्शन एनर्जी की, जब वो अप स्टेट दोनों पैरेलल हैं, तो -μ_b। अब उसके बाद देखो, अगर वो एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल चला गया,
ठीक है उसके। देन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब इंटरेक्शन एनर्जी की वैल्यू क्या बनेगी, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो कॉस ऑफ थीटा। अब एंटी पैरेलल है तो एंगल बताएगा कोई कितना होगा, 180। 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, माइनस म्यू बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ पे बन जाएगा +1। यहाँ पे आपके पास +1 बन जाएगा। तो एक जब अप जाता है तो इतनी एनर्जी है, डाउन जाता है तो इतनी है। तो हमने एनर्जी सेपरेशन निकालनी थी ना, हमने एनर्जी सेपरेशन निकालनी थी। तो इन दोनों को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, म्यू बी बी के माइनस ऑफ माइनस म्यू बी बी। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स म्यू बी बी। और म्यू बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ई एच कट बाई 2m इंटू बी, 2 से 2 कैंसल, तो ई एच कट बी बाय एम आ जाएगा आपका आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अगर नहीं क्लियर बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। मैम अगर एक्स एक्सिस में होगा। मैग्नेटिक फील्ड तब भी सेम चीज है, ओके मैम। वो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में होना चाहिए, और वो चाहे एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, तो एक ही डायरेक्शन है ना, उसमें नहीं फर्क पड़ेगा। ओके मैम। मतलब ये रू मतलब मैग्नेटिक जो ऐसा समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस ऊपर वाली डायरेक्शन में, ऊपर वाला एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है। तो मेन ये है पॉइंटर यहाँ पे कि जो आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन ने एंटर करना है तो इलेक्ट्रॉन दो ही तरीके से जाएगा, जा तो वो अपवर्ड जा सकता है या डाउनवर्ड, सिर्फ दो ही है, उसकी प्रॉपर्टी ही है ये, या तो वो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड। तो हमने अपवर्ड की एनर्जी निकाल ली, डाउनवर्ड की, दोनों को हमने माइनस कर लिया, तो हमें एनर्जी सेपरेशन पता चल गई। इतना काम किया हमने सिर्फ। और जब इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी माइनस म्यू बी इंटू बी होती है, इतनी ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, the number of possible spectroscopic terms of a one electron atom corresponding to n is equal to 4। तो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड करनी है, वन इलेक्ट्रॉन एटम, वन इलेक्ट्रॉन एटम विद n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 है तो कितनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बनेंगी, किया है किसी ने ट्राई ये? 7 बनेगी मैम। 7। n इज इक्वल टू 4 है, तो आपके पास n इज इक्वल टू 4 से हम लोग l की वैल्यू निकाल सकते हैं। l की क्या वैल्यू बनेगी, n इज इक्वल टू 4 से n की वैल्यू बननी चाहिए 0 से n-1 तक, यही होती है। तो यहाँ से 0 2 3 बन जाएगी, तो l की वैल्यू 0 1 2 3 ये बन जाएंगी। ठीक है, अब हमें l की वैल्यूज पता चल गई हैं। s वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोलो s की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 1/2। एस तो एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू होनी चाहिए 1/2। तो एल और एस की वैल्यूज पता चल गई हैं। हम फर्स्ट केस करते हैं कि जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एल की वैल्यू 0 है और एस की वैल्यू 1/2 है, तो जे की वैल्यू होती है एल माइनस एस टू एल प्लस एस। तो अब यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1/2। तो यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी हो, एल 0 है तो एस आएगा, एस की वैल्यू 1/2 है तो ऊपर 2 1/2, एक तो ये बन गया टर्म सिंबल।
ठीक है। उसके बाद सेकंड केस कर लेते हैं कि जब एल की वैल्यू 1 है, एस की वैल्यू 1/2 है, तो जे की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 1/2, एक 3/2। तो यहाँ से दो टर्म सिंबल निकलेंगे आपके पास, वो कौन से होंगे? 2p 1/2 और 2p 3/2। ऐसे ही अगर एल की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1/2 है, तो जे की वैल्यू कितनी बनेगी, बताओगे कोई? 3/2 और 5/2। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? L2 है तो D, S की वैल्यू 1/2 है तो इधर 2 आ जाएगा, 3/2 आएगा, एक आ जाएगा 5/2। फिर उसके बाद L की वैल्यू 3 है तो S की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास J की वैल्यू, 5/2 और 7/2। आपके पास दो वैल्यूज ये बन गई। L3 है तो F बनेगा 2F, एक 5/2 आ जाएगी, एक 7/2। तो दो ये है, दो ये है, दो ये है, 6 और 7 ये हो गए। तो टोटल बन जाएंगे 7 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, टोटल 7 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स बन जाएंगे। ये है क्वेश्चन, ये सभी को। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द एंगल बिटवीन दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर दी, हमने एंगल निकालना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S, ये निकालना है हमने। फॉर क्या दे रखा है? टू, इन्होंने क्या दे रखा है? फॉर 2D 3/2, इसके लिए हमने निकालना है। तो जब हमने L और S के बीच में निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं? J होता है L+S, यही होता है हमारे पास। तो अगर J स्क्वेयर करेंगे हम लोग, तो L² + S² + 2L डॉट LS हो जाएगा, और साथ में थीटा हो जाएगा LS के बीच में। तो यहाँ से अगर हमने कॉस ऑफ थीटा निकालना है, कॉस ऑफ थीटा निकालेंगे तो J² - L² - S²/2LS, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। J+1 के, -LL+1 -SS+1 डिवाइडेड बाय 2 रूट में LL+1 SS+1। अब देखो एच कट भी आता है ऊपर, और नीचे एच कट भी आएंगे, वो मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ से जे, इसके लिए इस टर्म सिंबल के लिए अगर हमने देखना हो, इस टर्म सिंबल के लिए वैल्यू देखनी हो, डी है तो एल की वैल्यू हो जाएगी 2, जे की वैल्यू आपको 3/2 वैसी दे रखी है, एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको कंपेयर कर लो, 2S+1 LJ। तो कंपेयर करके वो दोनों को जब कंपेयर करोगे तो S की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। तो अब यहाँ से कॉस ऑफ थीटा LS आपके पास बन जाएगा 3/2, 3/2 + 1, 2, 2 + 1, 1/2, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय, नीचे रूट में L+1, तो 2, 2 + 1, एस आ जाएगा 1/2, 1/2 + 1। तो यहाँ से अब बन जाएगा 3/2 × 3 नहीं, 5/2 बनेगा ना इधर, इंटू 6 बनेगा, -1/2 × 3/2 डिवाइडेड बाय, रूट में बना 6, रूट में बना 3/4। तो इसको कैलकुलेट करके 15/4 -6 -3/4, यही बन रहा है, डिवाइडेड बाय आपका क्या बन रहा है? 2 √6 √3/2, 2 से हो जाएगा 2 कैंसल। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ, कर दूं नेक्स्ट स्लाइड?
लिख लो इसको जल्दी से। ये बना आपके पास कॉस ऑफ थीटा एल एस इज इक्वल टू 15/4 -6 -3/4 डिवाइडेड बाय √6 था और √3 था। तो इसको सॉल्व करो, एलसीएम आ जाएगा 4, 15 -24 -3 डिवाइडेड बाय नीचे बन जाएगा √8। नहीं, चाहे इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। इसको माइनस करके बताना कितना बनेगा। -12 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसमें रूट में से ले लेना कुछ बार। इसको आप ले सकते हो 9 × 2, तो 9 का रूट बाहर निकाल लो तो 3√2 बन जाएगा। तो ये कट के बन जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो -1/√2 बन जाएगा। 135 डिग्री होता ठीक है, तो ये बना। अब यहाँ से आपको क्या दे रखा है इन्होंने। हाँ, दूसरी तरह से दे रखा है कि 45 डिग्री होगा, 62 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, जब 135 डिग्री होगा। तो यहाँ से माइनस है। ठीक है, वैसे तो देखो 1/√2 कब आता है, cos 45 है। डिग्री पे 45 आता है। पे इसमें ठीक है, बट फर्स्ट में तो ये आएगा नहीं, 45 तो होगा नहीं, क्योंकि cos 45 √1/2 होता है। बट ये आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये सेकंड में गया है। तो अगर इसी को सेकंड में भेजना है तो इसमें 90 प्लस करना पड़ेगा। तो 90 प्लस करोगे, ये cos 135 डिग्री बन जाएगा, और सेकंड में जाते ही ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपके पास थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बाद नेक्स्ट, इसको लिख लो पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। उन्होंने बोला है कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म नॉट अलाउड है। नॉट अलाउड पूछा है, और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं लाइक 2D3/2, बी ऑप्शन दे रखा है 2F3/2, सी ऑप्शन दे रखा है 2P3/2, डी ऑप्शन दे रखा है 2D1/2। तो अब हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म देखनी है, तो मैं फर्स्ट उठाती हूँ। अगर मैं फर्स्ट को ही देखूं, ऑप्शन को 2D3/2, तो इसमें आपके पास एस की वैल्यू 1/2 आ रही है, एल की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, अगर हम इसके कॉम्बिनेशन से बनाए जे, तो जे बनेगा L-S 2L+S, यही बनेगा। तो यहाँ के पास होगा 2 - 1/2 टू 2 + 1/2। तो यहाँ से आपके पास बना 3/2 एंड 5/2, यही बनेगा। तो 3/2 और जे की वैल्यू 3/2, तो ये एक पॉसिबल टर्म सिंबल है। ठीक है, ये पॉसिबल टर्म सिंबल है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने नॉट अलाउड देखना है। सेकंड उस पे चलते हैं। तो इसके लिए एस की वैल्यू 1/2 है, एफ है, तो डी आपका हो जाएगा 3। तो जे निकालोगे आप 3 - 1/2, 3 + 1/2। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस करोगे 5/2, और ये बन जाएगा 7/2। तो 3/2 इधर इन्होंने मेंशन कर दिया 3/2। तो जे की अगर आपके पास S1/2 है, D3 है, तो जे की वैल्यू कभी भी 3/2 नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैम, इसमें एक डी भी नहीं होगा। मैं वो भी लास्ट आगे वाला चेक कर। लास्ट वाला भी नहीं होगा ना, या पहले से ही क्लियर हो जाएगा 2D1/2।
यस, हम लोग थर्ड सी ऑप्शन चेक करते हैं अभी। इसके लिए एस की वैल्यू 1/2 है, एल की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो जे की वैल्यू निकालोगे 1 - 1/2 टू 1 + 1/2, तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और 3/2, तो 3/2 दे रखा है, तो ये पॉसिबल है, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। डी ऑप्शन देखोगे 2D 1/2, तो इसके लिए हमने अभी निकाला है, देखो फर्स्ट में ही, तो जे की वैल्यू इसके लिए 3/2 और 5/2 पॉसिबल है, तो इसमें दे रखा है 1/2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, बी एंड डी। वैसे ये आईआईटी जैम का क्वेश्चन था, तो आईआईटी जैम के पेपर में हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन सही हो, बट आपके पेपर में सिर्फ सिंगल क्वेश्चन, मतलब सिंगल ऑप्शन ही सही होती है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा, मतलब ऑप्शन चेंज कर देंगे इसमें। तो ऐसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बी ऑप्शन, बी एंड डी क्या हो जाएंगे, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? इसके बाद अगर किसी को नहीं है डाउट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हमारे पास स्टेट है इन विच आई की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है 1/2, द ओरिएंटेशन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम with respect to z axis for the state with possible j and mj is। नहीं, इन्होंने ना आई नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आई की बजाय इनको जे देना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, ये आई नहीं होगा, ये जा तो जे होगा, जा फिर ये होगा एल, दोनों में से कोई एक चीज होनी है ये। यस, हम लोग इसको ना वो लेके चलते हैं, एल लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे एल गिवन होगा आपको, एल और एस की वैल्यूज आपको दे रखी हैं। उन्होंने बोला है द ओरिएंटेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि पेपर में इस ऐसा क्वेश्चन हम ऊपर भी कर चुके हैं ना, द ओरिएंटेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम मतलब जे की बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस ये है, ठीक है, इसके साथ ये क्या करता है, ओरिएंटेशन देखनी है हमने, तो जेड एक्सिस के साथ मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, तो हमने क्या देखना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओरिएंटेशन की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर फॉर उन्होंने दी हुई है कि किस स्टेट के लिए निकालना है, फॉर द स्टेट विच लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, जहाँ पे एम मतलब जे और एम जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, वो हमने थीटा फाइंड करना है, उस स्टेट के लिए हमने थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास सेम जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, शायद हमने शायद फर्स्ट में किया था, कि ये अगर हमने जे का जेड एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट निकालना हो, तो वो जे जेड बन जाएगा, और जे जेड होता किसके इक्वल है, क्योंकि एंगल कॉस थीटा बनेगा ना, तो ये बन जाएगा जे कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से जे जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, एम जे एच कट, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जे जे +1 एच कट कॉस ऑफ थीटा, एच कट से एच कट हो जाएगा कैंसिल, तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बन जाएगी mj/√jj+1। अब यहाँ से देखते हैं, एल की वैल्यू 4 दे रखी है, एस की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से अगर हमने जे निकालना हो तो बनेगा L - S टू L + S, तो यहाँ से बन जाएगा 4 - 1/2, तो 4 + 1/2,
तो यहाँ से अब जे की वैल्यू क्या बन गई आपके पास? 4 into 8 मतलब एक 7/2 बन जाएगी, 2 9/2। 9/2। तो दो वैल्यूज बन गई हैं आपके पास यहाँ से। एक जे की वैल्यू आई है 7/2, एक आई है 9/2। तो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से कौन सी होगी? 9/2 होगी, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू पूछा है ना। तो इनमें से दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 9/2। तो जे की वैल्यू 9/2 है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एम जे की वैल्यूज क्या बनेगी? -9/2। ठीक है, -9/2 टू 9/2। तो मेरे को कोई बता सकता है कि mj की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी? 9/2। 9/2। ठीक है, mj की आपकी वैल्यूज -9/2 टू +9/2 जाएंगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू 9/2 ही आएगी। तो इस केस में हमारे पास j की, क्योंकि लार्जेस्ट स्टेट कौन सी हुई? लार्जेस्ट स्टेट देखनी है, तो जे की वैल्यू 9/2, एम जे की वैल्यू 9/2। तो कॉस ऑफ थीटा हमने निकालना था, वो हमारे पास था mj/√j+1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 9/2 √9/2, 9/2 +1। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा √9/2, ये बन गया। इससे नीचे 11/2, तो इधर से 9/2 बाय रूट में 9/11, 9 into 11 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल। तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है 9 बाय नीचे रूट में 9 into 11। 9 जो रूट रूट 9 है उसको ऊपर लेके चले जाओगे तो √9/11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पॉइंट्स में सॉल्व करना है। अब आपके पेपर में देखो, किसी के भी एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है, तो वो कैलकुलेशन ऐसी दे देंगे जहां पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि कॉस इज -1/रूट आ रहा था, तो इसको सॉल्व करके हमने अगर थीटा निकालना है तो मेरे को कोई कैलकुलेटर या फिर कोई कॉस थीटा के टेबल की, साइन थीटा के टेबल की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए पेपर में आपको कैलकुलेशन इजी वाला ही क्वेश्चन देंगे, या फिर वो √9/11 तक छोड़ देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो पॉइंट्स में दे रखा है ना आपको, तो वो पॉइंट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो या तो वो क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देंगे कि थीटा आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स √9/11, यहाँ तक ही छोड़ा जाएगा आपका क्वेश्चन, या फिर इजी वाली कैलकुलेशन देंगे। तो आपको इस क्वेश्चन में पॉइंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे मेरे को एक चीज बताओ कि अगर हम लोग √9/11 को पॉइंट्स में लिखना हो तो क्या बनेगा? √9/11 को कैलकुलेटर यूज करो और बताना पॉइंट्स में कितना बनेगी वैल्यू। 0.9। 0.9 बनेगी मैम। 0.9? इसको 3/√11 भी लिख सकते हैं ना मैम, फिर 0.9 आ जाएगा, तो उसको डिग्री में चेंज कर लेंगे 180/π करके। हाँ, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। ठीक है, अब उसके बाद नहीं तो मतलब आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसको कैलकुलेट, क्योंकि फिर मेरे को एट द एंड कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है इसकी। यहाँ पे कैलकुलेटर की या फिर मेरे को कॉस थीटा के टेबल की जरूरत पड़ेगी एंगल निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ने कुछ बोला था?
क्वेश्चन नंबर 8, अभी बताना आप क्या बोल रहे थे। मैम इसकी वैल्यू के लिए बोल रहे थे पर चुन के छोड़ देना है। वैल्यू इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसको, अब यहीं तक छोड़ दो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन दे रखे हैं नहीं। स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट करेक्शन टू एनर्जी बिटवीन द स्पिन डाउन एंड स्पिन अप इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन लाइक एटम will, so difference of spin orbit correction to the energy between the spin up and the spin down electron in a hydrogen like atom will, ऑप्शन दे रखे हैं कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिक्रीज विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिक्रीज विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी, एनर्जी हमने कोरेक्शन फैक्टर, देखो हमने जब हम किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारे पास जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है, जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है वो हमने सिर्फ इतनी की है अभी तक, E इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने, E एच कट बी बाई एम, यही लिखा था हमने, ये वाली चीज हमने लिखी थी। बट उन्होंने बोला है कोरेक्शन, ठीक है, कोरेक्शन एनर्जी निकालनी है हमने, कोरेक्शन एनर्जी निकालनी है, डिफरेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कोरेक्शन एनर्जी निकालनी है, और ये वाला हमने अभी तक नहीं किया है, ये कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है हमारा, ये मतलब वैल्यू अभी मैंने करवानी है आपको, ये कॉन्सेप्ट आएगा जब मैंने आपको फाइन स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, या फिर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बताना है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। बट अब फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देख लो कि जो कोरेक्शन वाली एनर्जी होती है, मैं लिखवा देती हूँ, एक मिनट आपको, यस आप लिख लो, कोरेक्शन एनर्जी, नाम लिख लो हेडिंग बना के इसको, कोरेक्शन एनर्जी ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इन ऑर्बिट इंटरेक्शन, इसकी वजह से जो एनर्जी आती है, इंटरेक्शन एनर्जी, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z रेस टू पावर 4 बाय n3, और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी चाहे अगर हटानी है तो एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, 5.84 z4 बाय n3 डिवाइडेड बाय j+1/2 -3/4n, ये होती है वैल्यू। और यहाँ पे कोरेक्शन एनर्जी आपकी इतनी होती है, ये कॉन्सेप्ट अभी डिटेल में आएगा भी, ठीक है, नेक्स्ट जब हम फाइन और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब ये फैक्टर डिटेल में आ जाता है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि क्वेश्चन करना है, इसलिए आप कोरेक्शन एनर्जी लिख लो ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो वो इतनी होती है। और यहाँ पे आपको कोई इतनी बड़ी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इतना याद रखना, ये प्रोपोर्शनैलिटी, सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी याद रखना। तो अगर इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन चेक करोगे तो जो ये कोरेक्शन एनर्जी है ये इंक्रीज होती है जैसे ही आप एटॉमिक नंबर, Z हमारे पास क्या होता है,
Z हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और N हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N होता है प्रिंसिपल क्वांटम। Z को बढ़ाओगे तो इसने डेल्टा E ने इंक्रीज होना है, ठीक है। और अगर आप N को बढ़ाओगे डेल्टा E ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो ऑप्शन ए भी हो सकता है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। मैम डिक्रीज विद, देखो इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर हो गया ए, एक तो ऑप्शन नंबर हो गया ए जिसमें उन्होंने बोला है कि इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। फिर उसके बाद एक बन रहा है कि अगर मैं एन को इंक्रीज करती हूँ, डिक्रीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर मैं एन को इंक्रीज करती हूँ तो डेल्टा ई ने डिक्रीज होना है, ठीक है। डेल्टा ई ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो ऑप्शन नंबर बी बन सकता है। बट अब आप, हमारे पास दो ऑप्शंस है जो करेक्ट हो रहे हैं, बट उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन लाइक के लिए बताना है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1। तो यहाँ से Z वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। Z को अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो प्रोपोर्शनैलिटी हटे हटी जाएगी, तो Z 1 हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। आया ये समझ में, या फिर इसको रिपीट करूं? हाँ जी बता दो, ये हो गया है क्वेश्चन, समझ में आ गया है सबको? मैम लास्ट का बता दो, जब हमने वन मतलब उसका पुट कर दिया हाइड्रोजन के लिए। फिर उसमें Z को अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एक ही फैक्टर बचेगा ना, जो डेल्टा E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच जाएगा N³ के। अगर मैंने हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात हो रही है तो Z को मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 एज अ कांस्टेंट में चला गया। तो सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी N के साथ देखनी है भैया अभी आपको। तो अगर मैं N को बढ़ाती हूँ तो एनर्जी ने डिक्रीज होना है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉट करेक्ट है मैम। मैम नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नॉट करेक्ट थोड़ी होगा मैम फिर। यस, मैं ना एक्चुअली करेक्ट वाला बताने लग गई थी। आपको पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है फिर, क्योंकि डेल्टा डी जो डेल्टा ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N³ के। तो अगर आप N को बढ़ाते हो तो डेल्टा ई डिक्रीज होगा, अगर आप N को कम करोगे तो डेल्टा ई हमारा डिक्रीज हो इंक्रीज होगा। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में ये चीज दे रखी है। ऑप्शन उन्होंने पूछा है अगर इनकरेक्ट तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकती, बट सी में, ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज होगा डेल्टा ई विद इंक्रीज ऑफ डेल्टा एन। तो ये तो वाली चीज तो नहीं बन रही है ना, क्योंकि ये दोनों तो इनवर्सली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन बनेगी। मैंने इनकरेक्ट देखा ही नहीं था, करेक्ट के अकॉर्डिंग बताने लग गई थी। उसके बाद उसके बाद है नेक्स्ट, देखो हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ कैसे रिलेट करें? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है J। देखो हमारे पास फॉर्मूला यही लिखा था अभी मैंने, दोबारा से लिख देती हूँ इसको। मैंने अभी ये फॉर्मूला लिखा था 5.84 Z4/N³, 1/J+1/2, 3/4N। तो इसमें आपको दो फैक्टर्स तो क्लियर कट पता चल गए कि अगर आप N है एक, तो N को इंक्रीज करोगे डेल्टा E ने डिक्रीज होना है, क्योंकि इनवर्सल मतलब इनवर्स रिलेशन है इनका।
और अगर आप एटॉमिक नंबर के साथ देखोगे तो वो क्या है, आपका डायरेक्ट रिलेशन है, दिख ही रहा है आपको। ठीक है। और एक अगर ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर की बात हुई है, एल। एल कहाँ पे दिख रहा है? एल कहीं पे नहीं दिख रहा, बट जे में तो एल प्रेजेंट होता है ना। जे क्या होता है? एल माइनस एस टू एल प्लस एस, यही होता है आपके पास। तो जे में एल प्रेजेंट होता है। तो अगर जे में एल प्रेजेंट होगा, ठीक है, जे में एल प्रेजेंट होने वाला है, तो अगर जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपका जे इनवर्सली है तो एल भी आपका इनवर्स में ही होगा। तो अगर आप एल को बढ़ाओगे, डेल्टा ई ने डिक्रीज होना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा था? डिक्रीज विद ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम, मतलब डिक्रीज विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो इनकरेक्ट आपके पास सी ही बन रही है। इनकरेक्ट आपके पास सी ही बन रही है। क्लियर है क्वेश्चन? किसी और को कुछ कोई डाउट हो इसमें? फिर बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशंस इन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। Number of allowed transition in the fine structure of H alpha line. Question number 9. ये वाला ना क्वेश्चन फिलहाल आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने किया नहीं है, फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर वाला। तो फिलहाल के लिए अभी इसको स्किप कर दो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। ठीक है। अगर फिलहाल आपने लिखना हो ना, एच अल्फा लाइन की टोटल ट्रांजिशन उसमें 7 बनती है। एच अल्फा लाइन की टोटल ट्रांजिशन कितनी बनती है? 7 बनती है। फिलहाल इतना लिख लो, बट इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में करेंगे जब मैं आपको फाइन स्ट्रक्चर और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में करवाऊंगी। ठीक है, तब ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगी डिटेल में। फिलहाल के लिए इसको स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 10th है उसके बाद। फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है हमने। तो फर्स्ट दे रखा है 14n7, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 7। तो अगर Z 7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p3। तो आपके पास ये है ग्राउंड, मतलब आपके पास आउटर मोस्ट शेल में ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो 2p3, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी नहीं है, 2 भी नहीं है, ये आएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। ये आपका केस किस में आएगा? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आएगा। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? 2p3 है ना, तो इसके लिए p में ऑर्बिटल्स बनाते हैं। p के होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। फिर हम लोग लिखेंगे ml की वैल्यू +1 0 -1, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे फिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने l निकालना है, वो समेशन ml होता है। फर्स्ट बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू +1 है। सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉक्स की वैल्यू 0 है। थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन और बॉक्स की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे 1 + 0 -1, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। अब अगर हमने स्पिन निकालनी हो तो समेशन ms होगा। तीनों ही अप में पड़े हुए हैं, तो 3 × 1/2s की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3/2। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है? जे निकाल लेना है। यहाँ से हमने जे निकाल लेना है। तो अगर जे निकालोगे तो जे क्या बन जाएगा? 0 - 3/2 टू 0 + 3/2। तो जे की वैल्यू आ जाएगी 3/2। जे की वैल्यू कितनी बनेगी? 3/2। मैम L0 कैसे आ रहा है?
यहाँ मैम से ना 3 लिखा गया है, मैम 3 हटा दो यहाँ पे। आना चाहिए था यहाँ पे। मैम इसको शेल मॉडल से नहीं कर सकते? 1s 1/2 1p 1/2 1p 3/2 L1 नहीं आएगा? शेल मॉडल में कहाँ से चले गए आपको? शेल मॉडल में कहाँ पे चले गए आप? ये टर्म सिंबल का क्वेश्चन है तो ये टर्म सिंबल से ही सॉल्व होना है। एल की वैल्यू 0, फर्स्ट बॉक्स में देखो, फर्स्ट बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है और उसका ml की वैल्यू है +1। सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए 0 है, थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू कितनी है -1। तो तीनों को जब ऐड ऑन करोगे तो आपके पास एल की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो इसके लिए एक ही टर्म सिंबल आएगा। हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के लिए 2p3 आ रहा है ना, तो इसके लिए एक ही टर्म सिंबल आ रहा है। s की वैल्यू 3/2, l की वैल्यू 0 है तो j की वैल्यू 3/2। तो टर्म सिंबल क्या बनेगा आपके पास? 4s 3/2, ये बनेगा टर्म सिंबल। और सिंगल ही आ रहा है तो इसका यही आपका ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल होगा। ग्राउंड स्टेट का ही टर्म बनेगी ये। उसके बाद सेकंड आपको दे रखा तो 12c6, तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो 1s2 2s2 2p2। तो 2p2 है तो p में कितने बनते हैं आपके पास? इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इन दी सेम शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन दी सेम शेल, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। बट आप लोग इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले उससे भी कर सकते हो। 2p2 है ना, तो यहाँ पे p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ml की वैल्यू हो जाएगी +1 0 -1। तो यहाँ से आपके पास l बन जाएगा समेशन ml। तो यहाँ से बनेगा, ये फर्स्ट बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू है +1, सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन है बट वैल्यू है 0। तो यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी 1, एल की वैल्यू आ जाएगी 1। और एस की निकालनी है, वो समेशन एम एस होगा। दोनों अप पड़े हुए हैं तो 2 × 1/2, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से एस और ये पता चल गया। अब निकालना है जे, जे क्या बनेगा? L - S2 L + S। तो यहाँ से बन जाएगा 1 - 1 2 1 + 1। तो जे की वैल्यू बन जाएगी आपकी 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। अब यहाँ से 12c6, इसके लिए 2p2 आ रहा था, इसके लिए आपके पास s की वैल्यू आ गई 1, l की वैल्यू 1, j की वैल्यू 0 1 2 तक जा रही है। तो अगर हमने ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल देखना है, ये लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फील्ड। तो अगर लेस देन हाफ फील्ड है ये, तो लेस देन हाफ फील्ड के लिए क्या होता है? जे की वैल्यू जितनी लोएस्ट है उतनी एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट होती है। तो जे 0 हमारा लोएस्ट टर्म सिंबल, ये ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बनेगा। तो टर्म सिंबल निकालना है तो क्या बनेगा? पी L1 है, L1 है मतलब p 0, ये बनेगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। यही बन रहा है या किसी का कोई और भी बन रहा है? यही बन रहा है। यही बन रहा है मैम। यही है मैम। नेक्स्ट में मोर देन हाफ फील्ड आएगा तो 3p2 हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन के लिए, थर्ड ऑक्सीजन के लिए निकालना है। ऑक्सीजन के लिए Z होता है 8, ठीक है, ये निचली वाली चीज Z होता है, तो Z 8 है तो बनेगा 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला केस आ जाएगा। तो p है ना आपका, तो 2p4 के लिए लिखना है, p में होते हैं 3 बॉक्सेस, ml की वैल्यू +1 0 -1।
तो पहले एक अप रखते हैं, फिर एक हमें डाउन रखना पड़ेगा। ml की वैल्यू का समेशन करेंगे तो l आएगा। तो फर्स्ट बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी वैल्यू है +1। सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है 0। थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है -1। तो यहाँ से 2 + 0 -1, तो l की वैल्यू आ गई 1। l की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब उसके बाद वो हमें निकालना है s से होगा समेशन ms। फर्स्ट बॉक्स में मैंने आपको बताया था ना कि एक अप है एक डाउन है, तो इसकी वजह से आएगा 0। फिर सेकंड में और थर्ड में दोनों एक एक पड़ा हुआ है, तो 1/2 + 1/2, तो s की वैल्यू आ गई 1। तो इसके लिए भी s की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अगर आपके पास l की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से j की वैल्यू 0 1 2 ये बन जाएगी। अब हमने देखना है कि ग्राउंड स्टेट का कौन सा होगा। तो ये क्या है? मोर देन हाफ फिल्ड है। मोर देन हाफ फिल्ड। तो मोर देन हाफ फिल्ड के लिए क्या होता है? 2p4 एक मोर देन हाफ फिल्ड वाला केस है। मोर देन हाफ फिल्ड के केस में जितनी जे की वैल्यू हाईएस्ट होती है, उतनी एनर्जी क्या होती है? लोएस्ट होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जे L1 था, S1 था, तो जे की वैल्यू 0 1 2 3 1 2 आ रही थी। तो इसमें जितना जे हाईएस्ट होगा उतनी एनर्जी लोएस्ट होगी, तो ये ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बनेगा। तो L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये एक ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बनेगा। L1 है मतलब P बनेगा, 3p2 ये बन जाएगा टर्म सिंबल। 3p2 आपके पास आ जाएगा टर्म सिंबल। क्लियर है क्वेश्चन? सभी का इतना ही आ रहा था टर्म सिंबल? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट, इसी में फोर्थ पार्ट है सोडियम का। सोडियम का दे रखा है, तो 11 है ना, 11 मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसके लिए लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 बन गया 10 3s1। तो 3s1 ये एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला केस है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 3s1 है, तो s के लिए बनेगा एक बॉक्स जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एम एल की वैल्यू बनेगी 0। ठीक है, एम क्योंकि एस के लिए एल होता है 0, तो एम एल की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। तो यहाँ से एल आपके पास बनता है समेशन एम एल। तो इसमें एक बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी वैल्यू है 0, तो एल की वैल्यू आ गई 0। एस आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 1/2। तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो एक ही टर्म सिंबल बन रहा है। तो आपके पास क्या बनेगा? S2 पर 1/2, तो ये बन जाएगा सोडियम के लिए। ये आपके पास सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर बन जाएगा। फिफ्थ में उन्होंने देखो C* लगा रखा है। अब C* मतलब टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। C* अब पता नहीं इन्होंने क्या दिया हुआ है। तो अब C* को स्किप कर दो, क्या है? ऐसे ही N* इन्होंने दे रखा है। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को स्किप कर दो यहाँ पे। अगर कोई भी एटॉमिक नंबर दिया होगा तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d5 4s2 3d5 ये दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ mn एटम इज, हमें ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड करनी है। फाइंड
ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन है? 3d5 है। 3d5, तो 5 ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला हो गया। डी के लिए बनते हैं 5 बॉक्सेस। डी के लिए 5 बॉक्सेस बनते हैं और ml की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2। 5 है तो सब में सिंगल सिंगल ही रखा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर एल की वैल्यू निकालनी है वो समेशन ml, फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और कितने हैं आपके पास, उसकी वैल्यू +2। फिर सेकंड बॉक्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू +1 है। थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू है 0। फोर्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू -1 है। फिफ्थ में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू -2 है। तो इनको इकट्ठा करोगे 2 + 1 + 0 -1 -2, तो ये हो जाएंगे कैंसल। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी है, सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन है और सबकी वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 5/2 आ जाएगी एस की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर जे निकालोगे, जे की वैल्यू भी 5/2 ही बन जाएगी। जे की वैल्यू भी 5/2 ही बन जाएगी। तो एक ही टर्म सिंबल निकल के आएगा आपके पास, एक ही टर्म सिंबल निकल के आ रहा है यहाँ पे। एक मिनट, मैम पर इसमें एल 0 है तो पी कैसे आएगा फिर? तुमने क्या बोला? एल 0 है तो एस बनेगा आपके पास। ऑप्शन यही आ रहा है एस फिर। की, ये एस की वैल्यू कितनी है, 5/2। एस की वैल्यू 5/2 है तो आपके पास बन जाएगा 6 5/2, ये बनेगा। ये मैम ऑप्शन नंबर मैंने 1। ऑप्शन में आप गलत दिया था ना मैम, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मैम जी, मैम आउटर मोस्ट शेल का कैसे पता चलेगा? मैम क्वेश्चन में दिया है ना 4s2, तो मैम 3d5 लेना है या 4s2 लेना है? थ्री की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से। पहले फिलिंग 4s में की जाती है, फिर 3D में। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन उठा है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड सीख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पहला पॉइंट तो ये है आज का। वो मैम इलेक्ट्रॉनिक अबाउट कॉन्फ़िगरेशन, रिसीवर पे हो जाती है ना। यस, मैं वही बताने वाली थी। आपने देखो मेथड सीख लो कैसे लिखना है, यही पेपर में लिखना है आपको। 1s लिखो, 2s लिखो, 2p लिखो। सॉरी 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 सॉरी, पहले एस वाले लिखते हैं। पहले एस वाले लिखने हैं। 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, 5s हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोड़ दो, फिर आपने पी से स्टार्ट करना है। तो 2p हो गया, 3p हो जाएगा, 4p हो जाएगा, 5p हो जाएगा। फिर एक छोड़ दो थर्ड में, फिर थर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब 3d हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 5d हो जाएगा। फिर एक छोड़ दो, फिर आपको आगे डी के बाद आता है एफ। ठीक है, एफ आएगा, फिर आपके पास आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 4 से, तो 4f, 5f एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आपने ऐसे स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना है लिखना, जैसे अभी ये लिखा हुआ है ना, ऐसे स्टार्ट होता है। ऐसे बना लो इसको जैसे मैंने बनाया है। अब आपने लिखना कैसे है, तो मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ। मतलब स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करना है जहां से मैंने ये ब्लैक डॉट लगाया है। पहले आएगा 1s में इलेक्ट्रॉन, फिर 1s के बाद फिर आपके पास किस में आएगा, 2s में आएगा। फिर उसके बाद आ जाना है 2p में, फिर उसके बाद आना है 3s में। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 4s में। एक मिनट एक मिनट, तो वो p, एक मिनट,
यस, इसे आता है उसके बाद 3s के बाद आता है 3p में, फिर उसके बाद आता है 4s, फिर उसके बाद आता है 3d में। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन चलती है। इसको ऐसे लिख लो राइट साइड पे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर आता है 3d, फिर उसके बाद आएगा 4p एंड अप टू सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले 3d में की जाती है, मतलब पहले 4s में की जाती है, फिर उसके बाद होती है 3d में। तो ये है ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। ये आपका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो अगर आपको जैसे पेपर में इन्होंने ऐसे दे दिया गया 3d5 4s2, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 3d वाला पहले मतलब 4s की एनर्जी कम है, इसलिए लास्ट में फिलिंग हुई है 3d में। तो ये आउटर मोस्ट बनेगा, आउटर मोस्ट का। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही थी ना, तो इस लाइन को रट लो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड अप टू सोन चलता चला जाएगा। बस इतनी की लाइन याद रखनी है, इसके बाद वाला तो कोई यूज ही नहीं होता है, क्योंकि इतना हायर वाले पे तो वो जाते ही नहीं है, इतने हायर पे तो वो जाते ही नहीं है। अगर आपने इसी से देखना हो ना, ये ऐसे लिखा जाता है। देखो, आपने स्टार्ट किया ब्लैक डॉट से, ब्लैक डॉट से स्टार्ट करोगे, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर इधर 2s पे आएगा, 2s से फिर इधर आना है अपने 2p पे। ठीक है, 2p से आके 3s पे, फिर इधर से आपने स्टार्ट कर देना है 3p पे। ठीक है, 3p पे खत्म, 3p के बाद फिर 4s, फिर 4s के बाद फिर आ जाएगा आपका 3d, ये ऐसे चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से आ जाएगा 4d, ये ऐसे चलता रहती है चीजें। एक क्लियर हुआ है सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला? किसी को नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। हमने क्वेश्चन 11th किया था, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है? एम एन सी प्लस आयन के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। देखो, मैग्नीशियम के लिए इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी थी। मैग्नीशियम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 23 था, तो उसके लिए लिख रखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब उसमें से 3 प्लस का मतलब क्या है? अगर मैं किसी पे प्लस साइन लगाती हूँ, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर मैं किसी पे माइनस का साइन लगाती हूँ, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। पहली चीज तो ये सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए। प्लस का मतलब होता है उसने लॉस किसी को दे दिए। ठीक है, और अगर माइनस साइन है उसके ऊपर, इसका मतलब उसने किसी से गेन किए हैं, लिए हैं। तो उसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ गया है। 3 प्लस मतलब उसने किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो वो कहाँ से जाएंगे? आउटर मोस्ट शेल से जाएंगे। बाकी सारा सेम है। तो 3d में 5 थे, 3 दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। तो हमें 3d2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मतलब टर्म सिंबल निकालना है। 3d2 डी में कितने बॉक्स बनते हैं? 5। एक्सक्यूज मी डी मैम। में 5। हाँ जी, मैम पहले 4s वाले नहीं जाते हैं मैम? क्या हुआ? मैम जब इलेक्ट्रॉन मैम रिमूव होते हैं तो पहले 4s से जाते हैं मैम, फिर 3d से। मैं बोलने वाली थी कि किसी ने बोला नहीं अभी तक। पहले जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, पॉइंट बोला है उन्होंने, ठीक है, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं ना, ऐसी है चीज। अब आपके पास ये स्पेशल केस हो गया कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है 3d 4s, ऐसे लिखे हुए थे इन्होंने। तो जब रिमूवल होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो जब रिमूवल होगा, देन सबसे पहले आप 4s से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, देन आती है 3d की बारी।
तो पहले 4s से हमने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इससे निकाल दिए, फिर एक निकालना पड़ेगा हमें d से, ठीक है, एक हमें निकालना पड़ेगा d से। ये सेम चीज ऐसे है, देखो सेम चीज ऐसे है जैसे आपने शूज पहनने हैं, तो आप पहले सॉक्स पहनोगे ना, ठीक है, फिर उसके बाद शूज पहनोगे, बट जब उतारोगे तो पहले शूज उतारने पड़ेंगे, फिर सॉक्स उतारनी पड़ेंगी। तो अगर आप फिलिंग कर रहे हो तो पहले हम लोग 4s में फिलिंग करते हैं, फिर करते हैं 3d में, बट जब निकालना हो इलेक्ट्रॉन तो पहले इसमें से निकलेगा 4s में, फिर उसके बाद निकलेगा 3d5 में। सेम एग्जांपल है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए तो 4s 0 3d4 बनेगा। तो हमें 3d4 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो 3d4, 3d के लिए, d के लिए 5 बॉक्सेस बनते हैं। तो ml की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2, तो 4 है ना, तो 4 सिंगल सिंगल ही आ जाएगा। L की वैल्यू समेशन ml, तो अब तो बहुत क्वेश्चन हो गए, बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी, L की वैल्यू। फाइनल मैम 5d0 बन रही है मैम स्टेट, L2 है मैम। हाँ, तो इसमें +2 +1 +0 -1, 1 से 1 कैंसिल, L की वैल्यू बन गई है 2। एस सारे ही अनपेयर्ड पड़े हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है इंटू 1/2, तो ये बन जाएगा 2, तो एस की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से जे की वैल्यू बन जाएगी 2 - 2 टू 2 +2, तो जे की वैल्यू बन गई 0 to 4। तो आपके पास यहाँ से L2 है, S2 है, जे की वैल्यू 0 1 2 3 4। अब हमने देखना है ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट के लिए 3d4 है, तो ये लेस देन हाफ फिल्ड का केस है, लेस देन हाफ फील्ड का केस है। तो लेस देन हाफ फील्ड के केस में क्या होता है, लेस देन हाफ फील्ड के केस में जितनी जे की वैल्यू लोएस्ट है उतनी एनर्जी भी क्या होती है, लोएस्ट होती है, उतनी एनर्जी भी क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास J0 वाला क्या बनेगा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट बनाएगा। एस है ना, एस मतलब L2 है, इसका मतलब D बनेगा, एस की वैल्यू 2 है तो 3d0 बन जाएगा आपका आंसर, 5d 3d0। आएगा। क्या हुआ, 5d0 आएगा, S2 है ना। अच्छा 5d, सॉरी सॉरी सॉरी, वो 4 + 1 जाएगा ना 5, 2s + 1 होता है ना, 5d0 आ जाएगा आंसर। यस, ये हमारी ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल बन जाएगा। मैम ये केस एक्सेप्शन की वजह एक्सेप्शन है ना, तभी इसमें से 4s में से पहले निकाला गया है। तो सिर्फ इस चीज को समझो कि के पास अगर ऐसे शेल बने हुए हैं ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको लिखा ऐसे जाता है 3d4s, ठीक है, जो फिलिंग है पहले इसमें की जाएगी फिर इसमें की जाएगी, बट अगर हमने निकालना है पहले इसमें से निकालेंगे फिर निकालेंगे इसमें से। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल आपको, वही एक्सेप्शनल केस ही है ये, ठीक है, कि जैसे आप शूज पहनते हो, पहले आपको सॉक्स पहननी पड़ेगी फिर शूज पहनते हो, बट जब उतारते हो तो पहले सॉक्स तो नहीं उतारोगे ना, पहले उतारोगे शूज फिर उतारोगे आप सॉक्स। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर निकाल दे डालना है तो पहले 4s में डालेंगे फिर 3d में, बट जब निकालना हो तो पहले 4s में निकालेंगे फिर हम लोग निकालेंगे 3d में, सेम चीज है। ओके मैम। एक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी अभी होल्ड पे रख दो क्योंकि ये डबलेट स्प्लिटिंग, ये सारा कुछ फाइन स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में होने वाला है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी फिलहाल के लिए होल्ड पे रख दो, ये होल्ड पे रखो, ये टॉपिक हम लोग करेंगे फिर उस टाइम करवाऊंगी आपको।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने पूछा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम इज, ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम हम लोग निकाल चुके हैं ये तो अभी पहले किया है, ही। कर ली। हमने सोडियम के लिए अभी किया था, यस ये रहा 2s1/2। सोडियम के लिए हमने अभी निकाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2s1/2 ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, there are 4 electrons in the 3D shell of an isolated electron। ठीक है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। The total magnetic moment of the atom in units of the Bohr magneton is, ना होगा। D4 के लिए, D4 के लिए पहले आप मेरे को ये बताओ, D4 का केस हम अभी कर चुके हैं ना, उसके लिए L की वैल्यू, S की वैल्यू और J की वैल्यू बोलो क्या थी। D4 का केस हम अभी कर चुके हैं। इसके लिए आपके पास L की वैल्यू आ रही है 2, S की वैल्यू 2 और ग्राउंड स्टेट के लिए J की वैल्यू आ रही है 0। एक चीज याद रखना, इधर अब आपको क्वेश्चन में मेंशन तो किया नहीं है कि J की वैल्यू आपको कौन सी लेनी है, तो हम लोग ऑलवेज ग्राउंड स्टेट के साथ डील करते हैं। नेचर में हर एक चीज अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अपनी ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है, स्टेबल स्टेट होती है, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो आप लोग सोचो कि जे की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो आपको ग्राउंड स्टेट जब भी मेंशन ना हो तो ग्राउंड स्टेट की ही लेनी है। तो एस की वैल्यू कितनी थी, 1, 1 थी 2 थी, एस नहीं 2 2 आ रही है। एल की वैल्यू भी 2 आ रही है, एस की वैल्यू भी 2 है, और जे की वैल्यू कौन सी लेनी थी, 0 वाली। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो टोटल जे के लिए तो वो क्या बनना चाहिए, -GJ √JJ+1 और साथ में आ जाएगा म्यू बी। तो यहाँ पे अब आपके पास, मेरे को कोई जी जे की वैल्यू निकाल के बताएगा कितनी बनेगी। म्यू जे आपका बन जाएगा -GJ, जे की वैल्यू 0 ही बन जाएगी, आपके पास निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पास जे ही 0 है, तो जो बोहर मैग्नेटोन है वो भी तो 0 आएगा। अगर आपके पास जे 0 है, तो जी जे की वैल्यू जितनी मर्जी हो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जे ने ही उसको 0 कर देना है। तो बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू आ जाएगी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मैम अगर जीरो ना हो तो कैसे निकालेंगे जी जी? ये जी फैक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + JJ+1, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। L+1 डिवाइडेड बाय 2JJ+1। आपको L दिया है 2S दिया है 2J दिया है 0, तो आप निकाल सकते हो वैल्यू। ये वैसे तो इस केस में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, इस केस में J ही 0 है, ठीक है। तो आपको वैसे फैक्टर आपका 0 बन गया, जी जे की कोई भी वैल्यू हो। बट अगर आपको किसी और केस के लिए निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ये जी फैक्टर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, the number of spectroscopic term resulting from LS coupling of a 3p electron and 3d electron
तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स निकालनी है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी शायद हम लोग पहले कर चुके हैं। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस है, 2 इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल, इन डिफरेंट शेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट शेल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे p के लिए आपके पास L1 हो जाएगा 1 और S1 हो जाएगा 1/2। इसके लिए L2 हो जाएगा 2 और S2 हो जाएगा 1/2। तो हमने क्या निकालना होता है, टोटल L निकालना होता है L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो यहाँ से 1 माइनस 2 टू 1 प्लस 2, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। तो L की वैल्यू 1 2 3 ये बन जाएगी वैल्यूज। और S की वैल्यू S माइनस S2 टू S प्लस S2। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 1/2 माइनस 1/2 टू 1/2 प्लस 1/2। तो S की वैल्यू 0 2 1। तो S की वैल्यू 0 एंड 1 दो बन जाएंगी। और अगर आपके पास सेम शेल में प्रेजेंट हो तब तो हमें सोचने की जरूरत पड़ती है ना कि हमने इवन इवन या फिर ऑड ऑड वाला ही केस लेना है। बट जब आपके पास डिफरेंट शेल हो उसमें हमें कोई चक्कर ही नहीं होता, तो इसमें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे आपके पास देखो क्या आ रही थी वैल्यूज। एल की वैल्यू आ रही थी 1 2 3 और एस की वैल्यू आपके पास थी 0 एंड 1। तो एल की वैल्यू 1 रख के एस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस आपके पास ये बना, तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर सेकंड केस में एल को 1 रखो एस को 1 रखो तो जे की वैल्यू 0 1 2 आ जाएगी। थर्ड केस में आपके पास एल को 2 रखो एस की वैल्यू 0 रखो तो जे की वैल्यू 2 आ जाएगी। फोर्थ केस में एल को 2 रखो एस को 1 रखो तो जे की वैल्यू 1 2 3 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा फिफ्थ केस में एल को 3 रखो एल एस को 0 रखो तो जे की वैल्यू 3 बन जाएगी। सिक्स्थ केस में एल को 3 रखो एस की वैल्यू 1 रखोगे तो जे की वैल्यू 2 3 4 ये वाली बन जाएंगी। तो उन्होंने पूछा क्या था, टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पूछी थी, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स तो काउंट कर लो, जितनी जे की वैल्यूज है उतनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स आएंगी। एक ये हो गया, 3 ये है, एक ये है, 3 ये है, एक आपके पास ये है, टोटल 3 ये है। तो टोटल कितनी बन गई है, 6 प्लस 2 8, 8 और 4 टोटल 12 टर्म्स बन गई हैं। टोटल 12 टर्म्स बन गई हैं। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16? यस मैम। अच्छा, उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स ऑफ टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। L1 की वैल्यू 1 है, L2 की वैल्यू 2 है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर J अंडर LS कपलिंग आर। ऑप्शंस दे रखी हैं आपको। उन्होंने बात की है टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो S1 की वैल्यू 1/2, इसके लिए आपके पास प्रेजेंट है तो S2 की वैल्यू 1/2। दोनों स्टेट्स में L1 में और L2 में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो S1 और S2 की वैल्यूज 1/2 हो जाएंगी। ठीक है, ये केस हम लोग अभी नहीं किया था हमने,
यस भी किया है हमने, देखो डिट्टो केस हमने किया है। तो इसके लिए जे की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं पॉसिबल, ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन दे रखा है आपको -1 एंड 1 ओनली। -1 हो सकता है पॉसिबल? नो मैम। नहीं हो सकता। ऑप्शन बी जीरो से 1 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन सी 0 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन डी -2 -1 0 1 2, ये भी नहीं हो सकता है। आपके पास 0 4 तक जा रही है वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, उन्होंने बोला है विच ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एग्जिस्ट। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, लाइक 2p1 है, बी ऑप्शन दे रखा है 2p3/2 है, सी ऑप्शन दे रखा है 2p5/2 है, डी ऑप्शन दे रखा है 2p7/2। तो कौन सी स्टेट एग्जिस्ट करेगी? सब में 2p है, ऊपर देखो सब में 2p है, तो एस की वैल्यू आपके पास 1/2 है, पी है तो एल की वैल्यू क्या है 1, तो जे की वैल्यू 1 -1/2, 1 -1/2 तो 1 +1/2 तक जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जे की वैल्यू 1/2 और 3/2, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है। तो जा तो 3/2 पॉसिबल है, जा आनी चाहिए 1/2। तो सिर्फ यही ऑप्शन नंबर बी एग्जिस्ट करेगी, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 2s और 3s में उन्होंने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में 2s और 3s, इनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके लिए उन्होंने पूछा है टर्म सिंबल क्या होंगे। तो इसके लिए L1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, और L2 की वैल्यू, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि ये सेम शेल वाला क्वेश्चन है डिफरेंट शेल वाला क्वेश्चन है? डिफरेंशियल मैम। Yes. हाँ तो दोनों एस में, बट एक 2s में प्रेजेंट है, 3s में, तो ये दो इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन है बट इन डिफरेंट शेल। तो फर्स्ट के लिए L1 की वैल्यू 1 है, इसके लिए L1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 सॉरी, एस है ना, तो एस के लिए तो 0 होती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2। तो यहाँ से जे एल निकालना है तो वो 0 आ जाएगा टोटल, एस निकालोगे तो 0 एंड 1, तो आपके पास दो केसेस बन जाएंगे, एल 0 है और एस की वैल्यू 1, तो यहाँ से जे 0, जे आ जाएगा 1। तो आपके पास कॉम्बिन क्या बनेगा टर्म सिंबल, इसके लिए बन जाएगा 1s0, इसके लिए बन जाएगा 1s1, दो टर्म सिंबल बनेंगे आपके पास, दो टर्म सिंबल बनेंगे। नहीं, 3s बनेगा, s की वैल्यू 1 है ना, इसमें 3s बनेगा, 3s बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखोगे ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 उन्होंने पूछा है 3d4 मैग्नीशियम Mn3+ के लिए, और ये हम निकाल चुके हैं। क्या आया था इसका आंसर? ऑप्शन ए आएगा इसका 5d0। MD, इसके लिए आ रहा था आपका 6
6s 5/2 नहीं, अच्छा 5d0 आ रहा था, तो इसका आंसर आ रहा है 5d0। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी हम करते हैं कल की क्लास में। अगर मेरे को रात को टाइम लगता है ना, आज मैं आपको रात को क्लास ले लूंगी, बट अगर टाइम लगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी 1-2 घंटे पहले शाम को। लूंगी क्लास रात को 9 से 10 ही, ठीक है। अगर मेरे को टाइम लगा फिर मैं आज भी क्लास लेके ये असाइनमेंट एटलीस्ट सबकी खत्म करवा दूंगी। यस मैम। मैम वो सर क्यों नहीं ले रहे क्लासेस आजकल? राहुल, मैम हाँ जी। सर क्लास क्यों नहीं ले रहे? सर नहीं ले रहे मैम हमारी क्लास। क्योंकि शाम सुपिंदर को सर। बहुत काम हो जाता है, वो रात को 10-10 बजे घर आते हैं। तो मैम आप 1 से 2 करवा दो, 1 से 3 करवा दो। आप कह रहे थे मैं अपनी मैंने जगह आपको शिफ्ट बोल करवा दूंगी। मैंने आप हाँ, मैंने आपको बोला था ना कि लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं बट डालने हैं। अब जिस दिन मैं क्लास छोड़ूंगी उस दिन मैं क्वांटम के लेक्चर देखने के लिए बोलूंगी आपको। फ्री नहीं छोड़ेंगे हम आपको। तो मैम आज आफ्टरनून में आप ले नहीं रहे तो तभी डाल दो, आज ही डाल दो। मैम सर न्यूक्लियर पढ़ा रहे थे, सर देख ने पता नहीं लेती हूँ, क्यों क्वांटम लगा दी और फिर वो न्यूक्लियर रह ही गई हमारी। हो जाएगी वो, ऐसा नहीं है, छोड़िए सब चीजें होनी है, तब उस चीज की टेंशन मत लो। अगर आपने लाइव में करना है ना वो सारी चीजें, तो लाइव में भी दोबारा से वो 4 मार्च के बाद करवा देंगे, टेंशन मत लो आप। इस वीक चलो आज तो नहीं, कल बताऊंगी शेड्यूल में आपको। आज मैं आपको वाइब्रेशनल और जो एटॉमिक में किया था वाइब्रेशनल और रोटेशनल की असाइनमेंट भेज रही हूँ, वो बैठ के कर लेना। ओके मैम, भेज देना आप।